Welcome, my dear students, to the social science lecture. Now, in this lecture, we are going to start with our second chapter of political science, that is the electoral process. As we know that we have to understand the basic definition or the meaning of the chapter before going further, है ना। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर के बेसिक डेफिनेशन, वो चैप्टर क्या चीज़ को दर्शाना चाहता है, क्या चीज़ के बारे में बताना चाहता है, उस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रल प्रोसेस। इलेक्ट्रल का मतलब होता है इलेक्शंस, एंड प्रोसेस मीन्स द प्रोसीजर विच इज़ फॉलोड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, दैट इज़ नोन एज द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इंडिया में किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ इलेक्शंस होते हैं, और इंडिया की कौन से इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इलेक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 324 हो, 326 हो, ये सारे आर्टिकल्स जो है वो इलेक्शंस के रिलेटेड में वर्क करते हैं। उसके अलावा बाद में जैसे प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई है उसके अंदर। तो उसी हिसाब से कुछ चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर बताया गया, जैसे इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, स्टार्टिंग में इलेक्शन स्टार्ट कैसे हुए, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो किस तरीके से क्या क्या रूल करता है और कैसे कोऑर्डिनेट करता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन किस फेज से होते हुए गुजरता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट एंड हाउ वी आर रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस तरीके से आपको ये चैप्टर लास्ट में होगा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो अभी अभी हुए हैं, और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। रिसेंट में आपने जो इलेक्शंस देखा रहेगा, ये 2020 से पहले जो है 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस हुए थे, यानी इलेक्शंस कंडक्टेड एट ऑल ओवर दी इंडिया, पूरे इंडिया पैन पैसिफिक इंडिया पे इलेक्शंस हुए थे, जहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना था, हमारे एमपी सिलेक्ट करने थे। एमपी मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड फ्रॉम दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वन बिकेम अवर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जो वहाँ से वाराणसी से लड़के और वो वहाँ पे क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इस हिसाब से इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है, कौन सी बॉडी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट करती है, उसके क्या वर्क्स होते हैं, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं। उसके बाद अब से इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमारे इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर बराबर से डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर reading part. Elections have played a major role in the working of Indian democracy. Elections and representation are two very important process in our democracy. We know the people representation are selected through the elections. Election helps to bring a change in power through the peaceful means. Different political parties gets an opportunity to rule. Policies of the government and the life of society get changes. And we expect that the representative we elect should be efficient, honest and trustworthy, and they should respect the opinion of the people. इसका कहना ये है कि इंडिया में इलेक्शंस होते रहते हैं और हर एक पार्टी में से रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन लड़ता है, और जिसको जनता चुनती है, यानी जिसको पार्टी जो पार्टी के कैंडिडेट को पब्लिक जो है इंडिया की चूज़ करती है, वही जाके आगे जाके क्या करता है, इंडिया की गवर्नमेंट को रूल करता है और इंडिया की गवर्नमेंट को रन करता है। तो उस हिसाब से बोला गया कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, अपने काम में ऑनेस्ट यानी सच्चा होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, एंड दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और वो पब्लिक की राय मानने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी मन मर्जी चलाता रहे, है ना, पब्लिक की भी राय उसको माननी चाहिए। ऐसे एफिशिएंट जो लोग होंगे उन्हीं को हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के गवर्नमेंट फॉर्म करवानी चाहिए। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल टू एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड अ प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो फ्री कंडक्ट होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, ना वोट देने का पैसा है, ना वोट, फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको भी कुछ पैसा देना नहीं पड़ता। तो फ्री, फेयर, फेयर मतलब एकदम सही, किसी की तरफ ऐसा नहीं कि ये पार्टी है तो वो पार्टी को ज़्यादा वोट दिलाना, ऐसा नहीं, फेयर होना चाहिए, एकदम जस्टिस होना चाहिए। एंड रिलायबल, रिलायबल मतलब क्या है, अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से वो कंडक्ट होना चाहिए। तो एफिशिएंट, फेयर
एंड रिलायबल होने के लिए हमने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, उस बॉडी का नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन, हु एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो दो बॉडी है इसके अंदर, देखो पार्ट्स में डिवाइडेड है वो कैसे, देखो एक है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक है SEC, इसका मतलब है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये स्टेट के अंदर होने वाले इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं और ये पूरे इंडिया लेवल पे यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंशियल, ऐसे जो बड़े बड़े इलेक्शंस होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, ECI। बट द SEC मतलब क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क अंडर ECI। जो ये रूल बनाएगा वही रूल इसी को फॉलो करने पड़ेंगे, ECI जो बोलेगा वही SEC को फॉलो करने पड़ेंगे। तो याद रखना, देयर वर टू कॉन्स्टिट्यूट बॉडी हु run the elections, who conduct the elections and properly in our country is known as the ECI and second in the SEC। तो हर एक स्टेट की अपनी खुद की SEC होती है यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, the election commission of India and the state level state election commission conduct all the important elections in our country। The entire process of elections from declaring the date of election to the declaring of the result, declaration of the result is carried out under the direction and control of election commission, and the election process is inseparable component of the comprehensive democratic process। यानी ये एक डेमोक्रेटिक को दर्शाने के लिए सबसे बड़ा प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, द गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी जो गवर्नमेंट बनी है वो पब्लिक के द्वारा बनी हो, पब्लिक की ही बनी हो और पब्लिक के लिए ही बनी हो, ऐसी चीज़। तो ये इसके लिए इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो क्या है, इनसेपरेबल है। डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होने ही है। तो इट इज़ एन इनसेपरेबल कंपोनेंट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। In this chapter, we will understand the basic structure, functions, and the role of election commission, and we will also discuss the reforms required to made in the electoral process। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया गया और किस तरीके से उसको फॉलो किया गया, क्या क्या एडिशनल चीज़ें आज तक हमारे इलेक्शन प्रोसेस में आ चुकी है और आगे हमें उसके लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। होप यू अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट टिल हियर। Before moving further, I will explain you this do you know part, okay? First one, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि what is representation, है ना। ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में नहीं है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, डू यू नो सुकुमार सेन जो थे। सुकुमार सेन was the first chief election commissioner after independence। In 1921, Sen was selected for the Indian Civil Services under the British rule। वो पहले IAS ऑफिसर बने यानी ICS ऑफिसर बने, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उसके ICS ऑफिसर बने ब्रिटिश रूल के टाइम। बट ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1950। जब 1950 में हमारे इंडिपेंडेंस का कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली पोस्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर की वो किसको मिली, सुकुमार सेन। एंड मिस्टर सेन एफिशिएंटली हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस कमीशन इज एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। ऐसे बुरे हालात में भी उन्होंने इस इलेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया और पहली इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट करवा के पहली इंडिया की पार्टी जो विन हुई थी वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन कमीशन होता क्या है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूएंट किया गया, इसकी बॉडी क्या होती है, ये कहाँ से रूल करती है, एंड ऑल एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पैराग्राफ। In India, the election commission is central to process of election. Article 324 of the Indian Constitution has established the autonomous body which consists of the one election commissioner and two other commissioner। देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो सेंट्रल प्रोसेस से काम करता है, यानी सेंट्रल दिल्ली से वर्क करेगा। और आर्टिकल 324 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इसकी बॉडी बनाई गई है जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और वो एक ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस मतलब वो खुद के रूल खुद प्रिपेयर कर सकते हो, वैसी बॉडी है ऑटोनॉमस, रूल बाय दी गवर्नमेंट। तो ऑटोनॉमस बॉडी विच कॉन्स्टिट्यूएंट 3 मेंबर्स, टोटल कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर, 3, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर जो इसको असिस्टेंट कमिश्नर
कमिश्नर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो इनको असिस्ट करते हैं काम के अंदर। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, वन चीफ कमिश्नर एंड सेकेंड 2 आर दी कमिश्नर्स। The president appoint the election commissioners. The chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reason. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोल दे और उसको रिमूव कर दे, ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि उनको इलेक्ट करने के लिए कौन इलेक्ट करता है, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए उनका रिमूवल जो है वो इतना ईजी प्रोसेस होता नहीं है। This is necessary so far to preserve the independence of election commission and there is a separate provision made for expenses of election commissioner. इसको कोई भी गवर्नमेंट से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली आपके इंडिया का, हमारे इंडिया का जो कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया जो है वहाँ से इसको क्या मिलता है, फंडिंग मिल जाती है। द इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉय हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आपने एक चीज़ नोटिस की रहेगी, जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी इलेक्शंस कंडक्ट की डेट आती है तो स्कूल्स, कॉलेजेस, सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हो, चाहे गवर्नमेंट के टीचर्स हो या फिर गवर्नमेंट के दूसरे एम्प्लॉयज़ हो, वो सारे इलेक्शन कमीशन के हेल्प करने के लिए लग जाते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। सो द इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट अपॉइंट एनी सेपरेट स्टाफ फॉर द इलेक्शन प्रोसेस। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Again, this do you know part is not there in your syllabus. Now we are moved to the first one, the functions of election commission. Hope you understand till now, my dear students. This part we are going to start in our next lecture, that is the functions of election commission.